बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2 क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों का, जो कि एनसीईआरटी बेस पे है। ठीक है, आज काव्य खंड में मैं लेके आई हूँ पाठ 6 नागार्जुन की कविता, जिसमें 2 कविताएं हमने पिछली वीडियो में देखी थी और नागार्जुन जी का पूरा परिचय भी हमने देखा था। नहीं, वो 2 कविताएं कौन सी थी? यह दंतुरित मुस्कान, याद करिए, उस छोटे बच्चे की मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान जो कि मुर्दों में भी जान फूंक देती है। और दूसरी कविता थी फसल। नहीं, फसल कैसे उपजाई जाती है, उसमें किन किन चीजों का योगदान होता है, याद करिए। तो हमने दोनों कविताओं की व्याख्या देखी थी, इनका परिचय देखा था। आज इस क्लास में मैं लेके आई हूँ इन्हीं दोनों कविता का प्रश्न अभ्यास लेके। तो आशा करती हूँ कि आपने उस कविता को ध्यान से पढ़ा होगा। मैंने आपको निर्देश भी दिया था कि आप कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसकी व्याख्या देखते हुए, समझते हुए, उसे संदर्भित करते हुए अपने माइंड में सेट करिएगा, तब आप प्रश्न अभ्यास की तरफ आइएगा। नहीं तो मैंने सोचा कि चलिए प्रश्न अभ्यास में भी थोड़ा हिंट मैं आपको दे दूं, ताकि आपका प्रश्न अच्छा से बन पाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अभ्यास के साथ एक एक करके हम देखें। पहले यह दंतुरित मुस्कान और फिर फसल। चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था यह दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 कविताएं नागार्जुन जी की थी। उसकी पूरी व्याख्या हमने देखी थी और पूरा परिचय हमने आपको नागार्जुन का भी दिया था। अब इसके प्रश्न अभ्यास में हम देखें तो पहले मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि इस कविता में, दोनों कविता में क्या प्रसंग था, क्या बातें थी। नहीं, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें ही कविता का विषय बनाया गया है। और इस कविता में जो कविता है, पंक्ति के माध्यम से वो कवि बता रहे हैं कि छोटे बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, उसे देखकर क्या होता है, मृतक में भी जान आ जाती है। नहीं, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। बच्चों के जब नए नए दांत आते हैं और वो उस मतलब आधे अधूरे दांत से जब वो मुस्कुराते हैं, तो वह क्या होता है, मन को मोहने वाला होता है। नहीं, उसी का पूरा विवरण इस कविता के माध्यम से कवि ने दिखाया था। हमने पंक्ति के माध्यम से देखा था, पूरी व्याख्या हमने देखी थी। और फसल कविता में फसल क्या कहते हैं, क्या था कि इसमें जो रेखांकन हुआ था कविता की पंक्तियों में, उसमें क्या दिखाया गया था, फसल जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस फसल में एक नहीं, 2 की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी जो फसल उपजाई जाती है किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं, उसमें सब बहुतों का योगदान होता है। प्रकृति और प्लस मानव, दोनों के योगदान से उस फसल को उपजाया जाता है, और जो हमारे लिए एकदम आवश्यक, जो हमारी आवश्यकता है, उसमें वह शामिल होता है। तो दोनों की व्याख्या हमने देखी थी। चलिए अब इनके प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हम देखें कि इसमें और कौन सी बात आई है। ठीक है, तो पहले यह दंतुरित मुस्कान का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा था कविता की पंक्तियों में कि यह उनके बच्चे के दंतुरित, यानी जो छोटे छोटे उसके दांत होते हैं और उसके आभा से जो उसकी मुस्कान निकलती है, तो वो कवि के मन पर एकदम बहुत जान फूंक देते हैं। यानी कि बहुत ही सुंदर उनका क्या कहते हैं, प्रभाव कवि के मन पे पड़ता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इस टूटी फूटी झोपड़ी में, मतलब कि जिसके जीवन में कोई मतलब मादकता नहीं, कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं, लेकिन तुम्हारे इस मुस्कान से उनका क्या होता है, पूरा झोपड़ी खिल जाता है। और उनके अंदर मतलब कि लगता है कि जो निस्तेज हैं, कोई चेतना नहीं हो, और उनके अंदर क्या हो जाता है, प्राण आ जाते हैं। नहीं, यानी कि उस दंतुरित मुस्कान से जो पाषाण वाला उनका
किसी का भी हृदय हो वह क्या हो जाता है, एकदम पानी हो जाता है। और कवि का उनके मन पे बहुत ही सुंदर क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव से वह कहते हैं कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, तुम धन्य हो जो मुर्दों में भी प्राण डाल देते हो, और मेरे जैसे निस्तेज व्यक्ति में भी तुम इस भावना को, प्रेम वाली भावना को, स्नेह वाली भावना को जगाकर आकर्षित करते हो। नहीं तो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो हमें ये तो हमारे अनुभव से ही पता चलता है। जब हम बड़ों का मुस्कान देखते हैं और बच्चे का मुस्कान देखते हैं तो दोनों का जो अंतर है हमें सामने से दिखाई पड़ता है। बच्चे जो मुस्कुराते हैं, छोटे बच्चे जो मुस्कुराते हैं, एकदम खिलखिला कर अपने भाव में मुस्कुराते हैं। नहीं, उसे यह पता नहीं होता है कि क्या है, जीवन क्या है। और एक उनके अंदर ये मतलब किसी विशेष बात के लिए कोई प्रसंग नहीं होता है मुस्कुराने के लिए। वह खिलखिला के अनायास ही एकदम प्राकृतिक रूप से वो हंसते हैं। तो उनकी मुस्कान में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है और एकदम निश्चल होता है, वह एकदम कोई छल नहीं। और जो बड़ों की मुस्कान होती है वह किसी न किसी प्रसंगवश वह मुस्कान आती है, या किसी विशेष बात को समझते हुए वो मुस्कान आती है। वह निश्चल होकर अपने आप नहीं मुस्कुराते। लेकिन छोटे बच्चे एकदम अपने आप एकदम प्राकृतिक रूप से उनको एक भगवान के द्वारा प्रदत्त यह विद्या उन्हें प्राप्त होती है, जो अपनी मुस्कान से वो सबको सम्मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। नहीं, तीसरा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों में हमने देखा था, ये मतलब बिंब क्या होते हैं? रूप, नहीं मानक, यानी कि किसी की तुलना, मतलब जिस चीज़ की विषय वस्तु की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर बच्चे की मुस्कान की बात हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने वो किन किन उपमानों का या किन किन चीज़ों से उसकी तुलना करते हैं, किन किन बातों से उनके उसकी मुस्कान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम कविता के माध्यम से हमने क्या देखा कि जो उनकी मुस्कान है, धूली धूसित छोड़कर तालाबी चौपड़ी खिल जाते हैं जल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी तुम्हारे मुस्कान की तुलना, वो बच्चे की मुस्कान की तुलना क्या कर रहे हैं कि प्राण फूंकने वाला है, यानी पत्थरों में भी प्राण फूंकने वाला है। और आगे की पंक्तियों में हमने देखा था कि तुम्हारी मुस्कान से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि शेफालिका के फूल खिल गए हों, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहे हैं। शेफालिका एक सुंदर फूल होती है, उससे उसकी तुलना की गई है। नहीं, और क्या कहते हैं, मैं आगे की पंक्तियाँ और देखिए, इसमें भी तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि में प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती है मधुपके, देखते हो तुम कनखी मार, और होती जब आँख में पार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। तो यहाँ पर हर बात से उसकी मुस्कान की तुलना की गई है। शेफालिका के फूल से तुलना की गई है, क्या कहते हैं, मृतकों में प्राण भरने वाले बिंब की तुलना की गई है। और आगे की पंक्तियों में देखें कि मैं क्या था, बबूल था कि बाँस था, यानी अनभिज्ञ व्यक्ति में जिसका कोई पहचान नहीं था, उसमें भी क्या कहते हैं, जो उसकी मुस्कान है वह क्या करता है, एक मतलब अपरिचित को भी परिचित बना देता है। यहाँ पर इन सब बातों से उसके मुस्कान के सौंदर्य का वर्णन प्राप्त हमें होता है। ठीक है। चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह की प्रश्न में हम क्या करते हैं, पहले पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता के मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताते हैं। तो क नंबर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात,
यहाँ पर क्या कहते हैं, उसके जो छोटे बच्चे की जो दंत्रित मुस्कान है, छोटे छोटे दांत वाली जो मुस्कान है, उसी संदर्भ में यह कविता कही गई है। ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नागार्जुन की कविता ये दंत्रित मुस्कान से ली गई है। यह दंत्रित मुस्कान से ली गई है, जिसमें एक छोटे बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया जा रहा है। यह कितना मनमोहक है, कितना आकर्षक है, कितना चित्त को चुराने वाला है, मृतकों में प्राण भरने वाला है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे मुस्कान को देखकर, लगता है कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था हमारा, इसमें यह भी एक पंक्ति है कि कौन से बिंब की तुलना की गई है, कमल से। नहीं, यह भी पंक्ति आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। ख नंबर, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बाँस था कि बबूल। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक यह दंत्रित मुस्कान कविता से ली गई है, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता के माध्यम से एक छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है, छोटे छोटे दांत वाली, जब नए दांत उगते हैं उनके, उस समय जो उसकी मुस्कान होती है, जो मन को मोहने वाली होती है, उसका जिक्र इस कविता में उन्होंने किया है। उसी संदर्भ में यह पंक्ति आ गई है कि मैं कौन था मुझे यह पता नहीं, और क्या कहते हैं, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, क्या कहते हैं, आँख लूँ मैं फिर कि तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे, लेकिन तुम्हारी जो यह मुस्कान है वह माध्यम बन गई और तुमने मुझे एक पहचान दिला दी। नहीं, और तुम्हारी जो मुस्कान है छू गया तुमसे, और तुम्हारी और मेरी एक बहुत बड़ी पहचान बन गई, और तुम्हारी जो मुस्कान मेरे दिल को छू गई, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि चारों तरफ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। शेफालिका के फूल झड़ने का तात्पर्य यहाँ क्या है, पूरा उल्लास मेरे जीवन में आ गया। नहीं, खुशियों की बौछार होने लगी, उल्लास आ गया। फूल खिलने का तात्पर्य क्या होता है, खुशहाली आना, उल्लास आना, उमंग आना। नहीं, तो मैं एक बाँस था कि बबूल, यानी मतलब कि कोई, मैं निस्तेज था, कोई भी चंचलता मेरे जीवन में नहीं थी, कोई उल्लास मेरे जीवन में नहीं था, मैं ऐसे ही जिया जा रहा था। लेकिन जब से तुम्हारी मुस्कान को हमने देखा, तुम्हारे और हमारे बीच एक परिचय हो गया और मेरे जीवन में उल्लास का आगमन हो गया। नहीं, और चारों तरफ उमंग हमारे चारों तरफ फैल गई। ठीक है, अब रचना और अभिव्यक्ति में देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक्टिविटीज़ है कि मुस्कान में, मुस्कान, जब किसी की मुस्कान को हम देखते हैं तो कौन से भाव आते हैं, और जब क्रोध में किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन से भाव आते हैं। नहीं, तो इसका चित्रण आपको शब्द चित्र के माध्यम से करना है। छठा, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। दंत्रित मुस्कान का मतलब होता है जब बच्चे में दांत आए। नहीं, तो नॉर्मली दांत आने का उम्र क्या होता है, 5 से 6 या 7-8 महीना, इस बीच में बच्चों में नए दांत नॉर्मली आ जाते हैं। तो बच्चे की उम्र 6 से 9-10 महीने की होगी, और यह एकदम तर्क है, यह मान्य है कि इतने उम्र में बच्चों में दांत आ जाती है। तो दंत्रित मुस्कान मतलब छोटे छोटे जो दांत आने शुरू होते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है। 7वां, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता की मैंने जो व्याख्या की थी, जब उनसे उनकी मुलाकात होती है तो कैसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है उनके मुस्कान से, उससे मिलने से, कि उनकी झोपड़ी में, उनका घर क्या है, झोपड़ी जैसा है, और क्या कहता है, उसके मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब के सारे कमल जो हैं उसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। नहीं, और
पारस यानी पत्थर तुम्हारे साथ को पाकर क्या आ गया है, उसमें प्राण आ गए हों। और कठिन से कठिन पाषाण भी लगता है क्या, जिसमें कि मैं एकदम शांत था, कठिन था, कठोर था और लगता है कि पिघल कर मैं क्या बन गया हूँ, पानी बन गया हूँ। आम इंसान मतलब कि एकदम उल्लास से भर गया हूँ, एकदम पहले मैं निस्तेज था लेकिन अब हमारे अंदर क्या आ गई है, चंचलता आ गई है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियाँ। पाठ्येतर सक्रियता। आप जब भी किसी बच्चे से पहली बार मिले तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता या अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है। आप सब लोग समाज में बहुत बच्चों से मिलते हैं, अपने घर में भी आपके बच्चे होंगे, तो जब पहली बार उससे आपकी मुलाकात होती है, वह जो क्षण है उस समय आप कैसा महसूस करते हैं, गौर से उसे महसूस करिए और उसे अपने जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं उससे मिलने के बाद उसको आपको लिखना है, ताकि चाहे अनुच्छेद के रूप में, और आप में अगर कविता के भाव आते हैं, कविता लिखने की एबिलिटी आपके अंदर है, योग्यता है, तो आप कविता के माध्यम से भी उन बातों को बता सकते हैं। NCERT द्वारा नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म देखिए। तो यहाँ पर नागार्जुन के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। NCERT के द्वारा उन पे फिल्म बनाई गई है, आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यह दंत्रित मुस्कान का प्रश्न अभ्यास खत्म हुआ। अब उनकी दूसरी कविता फसल के बारे में जानें। कवि के अनुसार फसल क्या है? नहीं, नॉर्मली जब फसल शब्द आता है तो हम क्या जानते हैं, फसल मतलब जो खेतों में हमारे खाने के लिए जो अन्न उपजाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि कविता के माध्यम से, कवि के माध्यम से, यानी कवि के अनुसार फसल क्या है। तो हमने क्या देखा, कवि के अनुसार फसल क्या है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू है फसल। नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, यानी लाखों लाख, हजारों हजार, करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का जो गुण धर्म है वह है फसल। नहीं, और कुछ नहीं है, यह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, और हवा की थिरकन है। तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से फसल का उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण और परिचय प्रस्तुत किया है। ठीक है, दूसरा, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट है, हमने व्याख्या में देखा था कि किसी भी फसल को उपजाने के लिए क्या क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जो हमारी फसलें उपजाई जाती है उसको पानी का मुख्य साधन क्या होता है हमारे लिए, नदी। तो नदी का पानी यानी पानी, और फसल उपजाने के लिए और किसकी आवश्यकता होती है, इंसान की आवश्यकता होती है, उनके हाथों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वह फसल रोपने के लिए, फसल उपजाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं, हल चलाते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसकी रखवाली करते हैं, नहीं कुड़ाई गुड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हाथ चाहिए, इंसान का हाथ चाहिए, और क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। सबसे पहले फसल उपजाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक तत्व क्या है, मिट्टी चाहिए। और क्या चाहिए, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, नहीं, और क्या कहते हैं, उसमें जो आवश्यक चीज़ है उसको पाटने के लिए, पटाने के लिए समय समय पर जल चाहिए। ठीक है, तो यह फसल की उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा का मतलब होता है कि फसल उपजाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर हम अपने हाथों से फसल तैयार करने के लिए पहले क्या करते हैं,
मिट्टी को की कुड़ाई गुड़ाई करके हल चला के उसे मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर बीज के माध्यम से हम उसमें रोपनी करते हैं, बीज डालते हैं और पौधे निकलने के बाद भी हम फिर बीच बीच में पानी देकर क्या कहते हैं उसको पटाते हैं, नहीं, और क्या कहते हैं उसके बाद यानी कि शुरू से लेकर अंत तक फसल की जो प्रक्रिया होती है और पौधों की रक्षा करना हो, चाहे पानी देना हो या फिर काटना हो, फिर उसको तैयार करना हो, सब चीज़ों में हमारे हाथों की आवश्यकता होती है। यानी और हाथों की आवश्यकता यानी उसमें जो फसल तैयार की जाती है उसका जो स्पर्श है, फसल तैयार करने का जो भाव होता है वह क्या है, हमारे लिए गौरव की बात है, गरिमा है। यह हमारे लिए गरिमा है, गौरव की बात है और यही हमारी यह महिमा भी है, नहीं, क्योंकि फसल तैयार करना आसान काम नहीं होता है और इसमें क्या कहते हैं हाथों का जो तैयारी होती है शुरू से लेकर अंत तक, वह क्या है, एक महिमा के रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर कवि इस महिमा और गरिमा के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल तैयार करने के लिए हमारे हाथों का स्पर्श चाहिए, हाथों की गरिमा चाहिए और उसकी महिमा से ही हम फसल को तैयार कर सकते हैं, नहीं तो फसल को उपजाना संभव नहीं होगा। ठीक है। चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह की जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमें पहले पाठ परिचय देना होता है, बार बार हमने आपको बताया है, फिर कविता का मुख्य भाव और उसके बाद उसी संदर्भ में कविता की पंक्ति का अर्थ बताते हुए इसको स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर जो फसल कविता है हमारे नागार्जुन जी की प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नागार्जुन की कविता फसल से ली गई है, जिसमें वह फसल क्या है और फसल की क्या महत्ता है और उसको उपजाने में किस किस का योगदान होता है, इसकी चर्चा की गई है। जो एक महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है हमारे जीवन की, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसी संदर्भ में यह पंक्ति आई है कि फसल क्या है, एक का नहीं, दो का नहीं, यह क्या है, लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। नहीं, नदियों के पानी का जादू है, नहीं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है और ऐसे ही यह फसल नहीं उपजाई जाती है। साथ ही साथ सूरज के किरणों, अगर किरण इसे प्राप्त ना हो तो उसे उपजाना संभव नहीं है। इसीलिए कहा है यह किसका रूपांतर है, यानी फसल का जो रूप बनता है बीज से लेकर पौधे तक, वह किसके कारण संभव हो पाता है, सूरज के किरणों के कारण। यानी एक आवश्यक तत्व है सूरज का प्रकाश, ये हमें पता भी है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि हवाएं भी इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हवाओं के माध्यम से जो उसके लिए आवश्यक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्राप्त होता है, उसके बिना भी फसल का उपजाना संभव नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया। आगे रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। नहीं, तो मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो एक फसल के लिए मिट्टी का क्या योगदान होता है? नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अगर मिट्टी में गुण ना हो और मिट्टी ना मिले तो फसल उपजाना असंभव है। नहीं, तो उसके गुणधर्म को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? यहाँ पर आपका IQ टेस्ट है, इसे आप अपने शब्दों में वर्णन करें। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है? तो आज जो मिट्टी की जो हानि हो रही है बड़े बड़े फैक्ट्री बनने से या फिर लगातार पेड़ों की कटाई से मिट्टी का जो क्या रूप हो रहा है, उसके गुणधर्म में क्या परिवर्तन हो रहा है, बार बार रासायनिक चीज़ों के प्रयोग से, खादों के प्रयोग से मिट्टी का जो गुणधर्म है वो कम हो रहा है कि क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। इसको समझते हुए आपको इसको पूरा करना है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं। अगर मिट्टी का गुणधर्म खत्म हो जाए
तो कोई भी फसल हम उपजा नहीं सकते और हमें भोजन ही नसीब नहीं होगा। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारा जो भोजन का मुख्य साधन है वह समाप्त हो जाएगा और क्या कहते हैं, जीवन चक्र ही क्या होगा, बंद हो जाएगा। नहीं, घ नंबर, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो मिट्टी जो हमारे लिए एक आवश्यक तत्व है, जो क्या कहते हैं, हमें भोजन नसीब कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसको सुरक्षित रखना हमारा विशेष कर्तव्य है। तो उस मिट्टी के का जो गुण है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए या फिर उसे और पोषित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, अपना जो घरेलू खाद्य का प्रयोग करके, नहीं, गोबर से जो पशु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उसका छिड़काव करके, या फिर जितने भी घरेलू चीज़ें हैं, पत्ते हैं, उसके माध्यम से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। या और भी जो टेक्निक हैं मिट्टी के गुणधर्म को बढ़ाने के लिए, उसका उपयोग करके, उसकी जानकारी प्राप्त करके, उन सब फैक्ट से आप इस आंसर को पूरा करिएगा। ठीक है। पाठ्येतर सक्रियता, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा अपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। नहीं, टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, बहुत तरह की बातें हमें पता चलती है। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको पत्र लिखने की बात की गई है कि जो कृषि हमारा मुख्य तत्व है, नहीं, बिना कृषि के हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, और वह किस माध्यम से हमें प्राप्त होती है, कृषि के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर अन्न ही ना उपजे तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। तो कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपको क्या करना है, अखबार के संपादक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये करना है आपको। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से आपको बताऊंगी। फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। फसलों के उत्पादन में महिलाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण है, नहीं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में इसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसे एक सहयोग की भावना से देखा जाता है। क्योंकि फसल उत्पादन का मतलब मुख्य जो पर्सन है उसे पुरुषों को सौंपा गया है, महिलाएं उसके सहयोग के लिए होती है, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में उसे विशेष महत्व नहीं दिया गया है। आपके क्या विचार हो सकते हैं कि उसे दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अपने तरफ से पहले सारी बातों को संदर्भित करते हुए, लिखते हुए इसको आपको पूरा करना थी। आपके लिए एक्टिविटीज़ था। तो चलिए, ये पूरा दोनों कविताओं का जो आपका प्रश्न अभ्यास था वह हमने आपको बताया। आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुआ होगा और आप फिर से कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए, उसके भाव को समझते हुए और उसकी व्याख्या को समझते हुए देखिएगा, फिर प्रश्न अभ्यास बनाइएगा, तो आपके लिए बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।